नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ। काम में व्यस्तता के कारण आप लोगों से रूबरू ही नहीं हो पाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि जितने भी ज़रूरी मुद्दे हैं भर्ती संबंधी वो उठाती रहूँ साथ के साथ। तो उसी कड़ी में आज लाइव आ रही हूँ। सुबह सुबह अखबार पढ़ा, उसके बाद से ही थोड़ा दिमाग खराब है। बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। सुशील अत्रे नमस्ते दीदी, नमस्ते। शंकर भारद्वाज नमस्कार। आगम राज चौहान नमस्कार। सज्जन कुमार नमस्कार, राम राम। गुरुदेव ढांडा नमस्ते। पी के शर्मा राम राम जी। चलिए लोग जुड़ते जाएंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम, नमस्ते सब है। आई होप वीडियो की क्वालिटी, आवाज़ सब ठीक आ रही होगी जी। शुरू करते हैं। सुबह सुबह अखबार उठाते हैं और अखबार में खबर आती है ग्रुप डी पेपर लीक। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन सबसे पहला जो थॉट मन में या दिमाग में आया वो ये था कि ये पेपर एनटीए ने लिया था। एनटीए के ऊपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर विश्वास है लोगों का। यदि इस पेपर के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले विश्वास टूटता है, और वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें होती चली जा रही हैं और इसके ऊपर रोकथाम नहीं लग रही है। एक पेपर होता है, फिर ये सब सुनने को मिलता है। दूसरा पेपर होता है, फिर ये सब सुनने को मिलता है, और हम मिट्टी डालते चले जाते हैं। भैया चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगला, कोई बात नहीं। सीईटी ऐसा एग्जामिनेशन है जो पंचवर्षीय योजना बन गया है सरकार के लिए। सरकार ने बड़ी मुश्किल इसका पेपर अब जाके करवाया था, और इस पेपर में यदि ऐसी कोई चीज सामने आती है तो सबसे पहले विश्वास ही टूट रहा है, जो कि गलत है। यदि पेपर सच में लीक है तो गलत है। इस मामले में सामने आ रहा है रॉबिन का नाम। अब मैं खास करके रॉबिन का नाम क्यों लूंगी, क्योंकि 2020 की खबर है, शायद दिसंबर की 21 की खबर है ये, हाँ, जहां अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी कि मास्टरमाइंड सरगना रॉबिन ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पता नहीं 500 से ज्यादा, 1100 से ज्यादा सरकारी नौकरियों में फर्जी बंदे लगाए हैं, सेट करके पैसे लेके। उस आदमी का नाम आया था, और उस समय मैंने पोस्ट डाली थी एक अपने पेज के ऊपर, जिसपे मैंने लिखा था कि आज तो इसे पकड़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद रिहा कर देंगे, उसके बाद फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। तो आज जब अखबार में रॉबिन का नाम पढ़ा तो वो पढ़ते ही एकदम से धक्का सा लगा कि वही चीज, वही चक्र हो रहा है ना। ये क्या करते हैं, छोटी छोटी मछलियां पकड़ लेते हैं। रॉबिन तो खैर थोड़ी बड़ी सी मछली है, मछलियों में थोड़ी बड़ी मछली, लेकिन जो मगरमच्छ है वो रह जाता है। ये पेपर बट रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों को बट रहे हैं, अभ्यर्थियों को आपने पकड़ लिया, मछलियों को आपने पकड़ लिया। कोई बड़ा मगरमच्छ भी होगा जिसने पेपर निकाला होगा बाहर, उसका क्या। ये मछलियों को पकड़ो, इनको 3-6 महीने की सजा करो, थोड़ा बहुत जुर्माना करो, बाकी पैसे इतने कमा लेती हैं ये मछलियां, इनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि इनके पास और भी तरीके होते हैं फिर बाहर आने के। ये सारी चीजें ये छुपी नहीं है किसी से। फिर बाहर आके ये सेम ही काम करते हैं, क्योंकि फिर इनकी जो भी सर्विस है, जहाँ पुलिस में ये बता रहे हैं नौकरी करता है ये लड़का, या कहीं पे भी ये जॉब करते हैं, इनके लिए तो बड़ा आसान है ना। वो पुलिस की नौकरी है, इन नौकरी से कहाँ इनका खर्चा चलता है। वो तो खून मुंह लग गया, अब तो ज्यादा पैसे चाहिए हैं, तो फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं, तो इन्हें पता रहता है ना। तो ये चक्र वो चले जा रहा है ना। वो चलता कब तक रहेगा, जब तक ये स्वयं की पीठ थपथपाने वाली सरकार रुक के मंथन नहीं करेगी, सच में पारदर्शिता निष्पक्षता लागू नहीं करेगी, सच में जो मगरमच्छ बैठे हैं उन्हें नहीं पकड़ के लाएगी, तो ऐसी ही चीजें होती रहेगी। और इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान है एक मेहनती, दिन रात एक करने वाला बच्चा, जो लाइब्रेरी में बैठा है, मुंदा पड़ा है, जिसको बस एग्जाम क्लियर करना है, किसी भी तरीके से नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। नुकसान उस बच्चे का हो रहा है, वो कहां जाए। कहीं कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो ना आप तो। आपने तो हर तरीके से ना अभ्यर्थी को दबोच लिया है, मार दिया है। आपके भाषणों में
एक तरफा जो आपकी चर्चाएं हैं उनमें, आपके पोस्टरों में, आपके बैनरों में, आपकी ये जो टीवी पे न्यूज डिबेट होती है उसमें आपने कानों में घुसा घुसा के मार दिया है बच्चों को, पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। असल में क्या हो रहा है, और मैं तो आज हैरान इसलिए हूं कि बच्चों के पास मैसेजेस आ रहे थे, वो मैसेज भी कुछ इस तरीके के थे कि भैया आपके पास वो मुख्यमंत्री साहब चर्चा करेंगे आज बेरोजगार युवाओं से 5 बजे और आप लोग मौजूद रहना, ऐसा कुछ मैसेज था ना। और लिंक भेजे जा रहे थे बच्चे, माँ चलो देखते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री साहब की ये पहल है। प्रार्थना मेरे मन में उस समय भी थी कि ये जनसंवाद जैसा कार्यक्रम ना हो कि जहां सिर्फ मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। तो वही था, ये मैसेज आ रहा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शनिवार सायं 5 बजे बेरोजगार युवाओं से चर्चा करेंगे, अनुरोध है कि आप भी इस लिंक के माध्यम से चर्चा से जुड़े। चर्चा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो सीएमओ हरियाणा और सीएम साहब को बताना चाहिए। सीएमओ हरियाणा को इसलिए क्योंकि मैसेज उनकी तरफ से आ रहे थे, और सीएम साहब को भी, कि चर्चा का अर्थ होता है 2 तरफ से संवाद, कि आप कुछ कह रहे हैं, सामने से कोई जवाब दे रहा है, सवाल जवाब चल रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन इज चर्चा। आप तो लाइव आए थे, जैसे मैं आई हुई हूं, लाइव अपनी बात कर रहे थे, लाइव में शायद मैं यहाँ पे कुछ पढ़ भी लूं और फिर उसके बाद उनके जवाब भी दे दो, ये लगे हुए हैं जैसे 2018 ग्रुप डी भर्ती की सीनियोरिटी लिस्ट, इसके बारे में, लेकिन आपने तो उतना भी नहीं किया। ग्रुप डी पे आते हैं दोबारा से, तो ग्रुप डी का क्या है, क्या रहेगा, क्या रह सकता है। ये जो सरगनाओं के नाम इसमें आ रहे हैं, ये तो पहले भी संलिप्त थे, ये तो मास्टरमाइंड रह चुके हैं, ये तो सारी कुछ चीजें पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ के पेपर लिखने अन्य राज्यों के भी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को फर्जी तरीके से पैसे लेके नौकरियां दिलवा चुके हैं, उन लोगों के नाम आए हैं इसके अंदर। क्या करेंगे आप, दबा देंगे अब इसे नकल का मामला बोल के, या कहेंगे कि अरे छुटमुट सी घटना थी, हमने पकड़ लिए, पहले हमने लीक नहीं होने दिया, और नीचे दबी जुबान में कहा जाएगा अरे इस बात को कह नहीं सकते हैं, भारत सरकार की बदनामी हो जाएगी ना, कमीशन की बदनामी होगी, समझो इलेक्शन आ रहे हैं, है ना। बच्चे क्या करें इसमें, बच्चा तो पिस गया। बच्चा क्या करे जो तैयारी कर रहा था, जिसके पास बाहर जाने के भी पैसे नहीं, जिसको पता ही नहीं वो क्या करे, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था। ग्रुप ए और बी में तो आपने हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थी भरने हैं, ग्रुप सी और डी बचे हुए थे। सी का कुछ हल होता दिख नहीं रहा है आपकी नाकामी और कमजोरी की वजह से। यहाँ पे जो भी बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान ये बोलता है ना कि बहन जी आप पेपर नहीं पूरे होने देते या कुछ और, तो उसको मैं कहना चाहूंगी सरकार की कमी की वजह से। सरकार ने क्यों 41 क्वेश्चन कॉपी करे, ढंग का पेपर बना के दे देते, कोई भी ना बोलता। 41 क्वेश्चन कॉपी करे इसलिए बोल रहे हैं, सीईटी क्वालिफाई नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं, और क्यों ना बोलेंगे। खैर, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसकी कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये उन्होंने कहा। भाई हम सुनना चाहते हैं, हरियाणा की जनता, हरियाणा के युवा सुनना चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की कहानी है वो क्या है, वो आप बताओ क्या है, और सच सच बताना, बिल्कुल सच सच। आपके क्वेश्चंस कॉपी हो जाते हैं, आपका एग्जामिनर सिलेक्शन 0 है, आपका जो सीईटी जिसके ऊपर आप ऐसे कॉलर कर रहे हैं वो पंचवर्षीय योजना कब आया था, वो हर साल आपने सीईटी करवाने थे 2-2, आपने तो 1 5 साल में करवा पाए हैं, जिसका भी रिजल्ट आते हुए कुछ दिख नहीं रहा है, और जो दूसरे वाला तो लीक हो गया। उसके बाद कितनी भर्तियां आपने रद्द की हैं, कितने लगाए आपने हटा दिए, कई सालों से लगे, कितनी भर्तियां रद्द कर चुके हैं, कितनी विड्रॉ कर चुके हैं, कितनी आपकी कोर्ट में पेंडिंग है जहां जवाब तक नहीं देते हैं। टीजीटी को ही देख लें, कोर्ट में पेंडिंग है, अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची बोलते हैं आप। ग्रुप डी पेपर लीक पर क्यों नहीं बोले, आज मुख्यमंत्री साहब आए चर्चा करने दे, उनका जो डेफिनेशन है चर्चा की मुझे नहीं पता, वो जो अपनी चर्चा करने के लिए आए थे उसमें आज ही का दिन आपने चुना जब सुबह सुबह खबर आई हुई है ग्रुप डी पेपर लीक, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसकी कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी ढीठ पने वाली बात होगी कि भाई हम तो सब कुछ करेंगे, सारी चीज हो रही है, और हम तो न्यू भी कहेंगे कि हमारा कॉलर वाइट।
समझने की जरूरत है। इसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि हरियाणा में एक्चुअली हो क्या रहा है। यदि मैं एक भर्ती पे जाने लगी, क्योंकि मैं सबकी कहानी जानती हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक, तो शायद ये लाइव सुबह तक चले। आप बताएं ना, कहानी बताएं कितने लीक हुए हैं, आप बताएं, सारी चीजें बताएं, जानना चाहता है युवा। सिर्फ अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें। आप सिर्फ अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं पिछली सरकारों के मुकाबले। ठीक है, वो राजनीतिक एंगल है, आप करना भी चाहेंगे और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसके बारे में भी तो बोले। आप आए किस लिए थे सत्ता में, आपके ऊपर विश्वास क्यों था बच्चों को, उसके बारे में भी तो बात करें। उसके बारे में कौन करेगा? जो ये ग्रुप डी पेपर लीक की बात आई, उसके बारे में बात कौन करेगा, कौन बोलेगा? फिर ये कहते हैं कि 1/3 जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रिप्लेस हो चुका है। 1,10,000 इन्होंने नौकरियां दे दी हैं 10 साल में, और 1/3 रिप्लेस हो चुका है पिछले 10 साल में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल में रिटायरमेंट्स भी तो हुई होंगी, रिप्लेस तो होना ही था। दूसरा, आपने HKRN के माध्यम से कितनी भर्तियां की हैं वो भी बताएं। कह रहे हैं 60,000 के आसपास नए लोग आ जाएंगे और 31 दिसंबर 2023 में ज्वाइन करवा देंगे उन्हें। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें बोल रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 60,000 के आसपास नए लोग। लेकिन आज अपनी चर्चा में वो कहते हैं अगले 6 महीने के अंदर अंदर 41,000 लोगों को हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। 31 दिसंबर 2023 से वो डेट चेंज हो चुकी है 31 अप्रैल तक जाके 2024 तक, 6 महीने, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कैसे हुआ ये चमत्कार? अच्छा हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी वो तो कर सकते हैं ऐसे चमत्कार। उसके बाद 60,000 के आसपास नए लोग लगा रहे थे आप 23 तक, 31 दिसंबर तक, अब वो 41,000 हो गए, वो भी कम हो गए। फिर कहते हैं सीईटी के बारे में, ठीक है आलोचना करने वाले करते हैं, 80% नहीं लगते हैं, लेकिन जो 20% जिन लोगों के लिए हमने प्रोसेस तय किया है कि कम से कम ये 20% आगे आए और योग्यता के आधार पर लगे, ये बात ठीक है आपकी कि 80% लोग जो नहीं लगते हैं उनमें से कुछ प्रतिशत लोग केवल बदमाश होते हैं, शरारती होते हैं, वो आलोचना कर देते हैं बिना बात के। लेकिन यदि कोई फैक्ट समेत आपको बता रहा है और चीजें सामने रख रहा है तो वो आलोचना नहीं होती है मुख्यमंत्री साहब। ठीक, यदि आप कोई चीज नहीं ठीक करते हैं, आपको क्वालिफाई करना था, आपने नहीं किया और कोई बोल रहा है आपको कि आपको क्वालिफाई करना था, देखो राजस्थान में भी 20 गुना 15 गुना है, यूपी में भी 15-20 गुना है, तो आपको कम से कम 15-20 गुना तो करना था। तो वो आलोचना नहीं है मुख्यमंत्री साहब। इतने फ्रेजाइल, इतने डॉल लाइक मत बने, इतने गुड़िया जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप मोम जैसे नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी ऐसे करे तो आप पिंच हो जाए उस चीज से, राइट? वो आलोचना नहीं थी मुख्यमंत्री साहब। यदि 41 प्रश्न कॉपी हुए और अभ्यर्थियों ने कहा कि एक दिन पहले वाले प्रश्न पत्र से कॉपी है, आपने गलत किया सरकार, तो वो आलोचना नहीं है, वो फैक्ट है, गलत हुआ था। यदि HCS में 38 क्वेश्चन कॉपी हुए थे तो वो फैक्ट है, 38 क्वेश्चन कॉपीड थे। यदि वेटरनरी सर्जन में आपने महाराष्ट्र के 2017 के क्वेश्चन पेपर से 24 क्वेश्चन कॉपी किए थे तो वो फैक्ट है, 24 क्वेश्चन कॉपीड थे। यदि उसमें 26 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग थे तो वो फैक्ट है, रॉन्ग थे। यदि आपको कोई बताता है तो वो फैक्ट बता रहा है, नीडर होके बता रहा है, तो उसमें आप इसे आलोचना कैसे कह सकते हैं? ये आलोचना नहीं है, आई एम सॉरी, इसे आलोचना नहीं कहते हैं। आपको तो बेसिक डेफिनेशंस सीखने की जरूरत है कि आलोचना क्या होता है, कृपया ये सीखें। दूसरा, आप ये जरूर सीखें कि चर्चा किसे कहते हैं, राइट? जनसंवाद किसे कहते हैं, संवाद क्या होता है इन जनरल, वो क्या होता है, ये सब कुछ आपको सीखने की जरूरत है। फिर आप लिखते हैं कि कम से कम लोग आए, योग्यता के आधार पर लगे। आप योग्यता के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। योग्यता, आपको बहुत जरूरी ये जानने की जरूरत है कि योग्यता क्या होता है। मेरिट के आधार पे भर्ती, मेरिट क्या होता है? आपने HKRN की अभी पॉलिसी निकाली है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए, उसमें आप जानते हैं आपने मेरिट को कितने अंक दिए हैं 100 में से? ये भी आप पूछें,
आपने पॉलिसी बनाई है, आपकी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, मेरिट के आधार पे आप कितने अंक दे रहे हैं, योग्यता के आधार पे कितने दे रहे हैं, कितना छुपा हुआ आपका सिस्टम चल रहा है, कितना अपारदर्शी आपका सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत हो गया है, क्योंकि जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हैं वो युवा विरोधी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपारदर्शी हैं, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, पर्ची खर्ची फुल चल रही है, पेपर लीक होते हैं, सारी चीजें चल रही हैं, धड़ाधड़ चल रही हैं, लेकिन बोलने में बस लगे पड़े हैं। सुबह अखबार में आता है ग्रुप डी का पेपर लीक, शाम को मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि पेपर लीक नहीं, वो बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता निष्पक्षता से हम लोग भर्ती कर रहे हैं और अगले 6 महीने में हम लोग 41,000 लगा देंगे। कितना, क्या 2 दिन पहले आप आके कहते हैं कि 31 दिसंबर को हम लोग 61,000 लगा देंगे, 60,000 के आसपास लगा देंगे। क्या मजाक चल रहा है? कर क्या रहे हैं आप लोग? चाहते क्या हैं? हरियाणा का युवा बहुत बहुत बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े संयमी लोग हैं, बहुत पेशेंस लिए बैठे हैं। मैं कब पढ़ती थी, एचसीएस की तैयारी कर रही थी, मुझे तब से चोट लगी और मुझे जब भी ऐसा कोई भी वाक्य आता है मुझे चोट लगती है, मुझे बहुत ज्यादा फील होता है, हद से ज्यादा फील होता है, क्योंकि मैंने एक संकल्प ले रखा है। एक कहते हैं ना, निरंतर एक इंसान के अंदर आग जली रहती है कि हाँ ये चीज तो ठीक करनी है श्वेता, ये चीज तो बस तेरे जीवन का ध्येय ये है कि ये जो बच्चे जो पढ़ते हैं ना, जो अपना जीवन इस पढ़ाई को दे देते हैं, इन बच्चों को उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। यदि ये बच्चे अपना अधिकार, अपना हक नहीं ले पा रहे हैं तो सोसाइटी जीरो है, कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं बचा है। फिर यहाँ पे फिर वही पैसे वाले लोग लग जाएंगे, अयोग्य लोग लग जाएंगे, अयोग्य लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, अयोग्य लोग ही आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, वो अधिकारी बने बैठे हैं। अयोग्यों को हम चुन के भेजते तो हैं विधानसभा में, क्योंकि हम हैं बेवकूफ, निरे बेवकूफ। हम धर्म के आधार पर चुनते हैं प्रधानमंत्री, हम जाति के आधार पर चुनते हैं अपना मुख्यमंत्री, अपने विधायक सारे के सारे। हम हैं पागल, हम अपने ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं, योग्यता का हमें नहीं पता। तो सरकार तो ठीक कर रही है, सरकार भी अयोग्य को ही चुन रही है, क्योंकि हम भी अयोग्य को ही चुन के भेज रहे हैं ऊपर। घपले घोटाले की सरकार बिल्कुल है। आप में कोई आप डिफरेंस नहीं है, आप पिछलों से अपने आप को कंपेयर करते हो। आप थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट और शाणे हो, आपको पता है कि कैसे अच्छा अच्छा बोल के नीचे से अपने काम निकलवाने हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, सब चल रहा है, सब ग्रुप डी का थोड़ा बहुत फेयर सिलेक्शन दिखा के सब कुछ करके, और अब तो ग्रुप डी भी, ग्रुप डी के ऊपर सारा जितना हमारा ग्रामीण समाज है, जितने ग्रामीण आंचल के बच्चे सब बैठे हुए थे तैयारी करने के लिए, सब दे रहे थे पेपर। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, कहां जाएं? असमंजस की स्थिति में है, बोल भी रहे हैं दीदी हे भगवान पेपर लीक नहीं होना चाहिए, दीदी 75 नंबर आए हुए हैं, 80 आए हुए हैं, दीदी 85 आए हुए हैं, दीदी पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया? क्या क्या कहूं? आके मुझे बोलते हैं 56 और 57 का पेपर, दीदी 41 क्वेश्चन कॉपी हो गए तो क्या होगा? मेरे ना दोनों में इतने इतने नंबर हैं। क्या बोलूं मैं उन बच्चों को, क्या कहूं? तरसा दिया है एक नौकरी के लिए, ग्रुप डी की नौकरी के लिए तरसा दिया है तुमने, तुम मार दिया बच्चों को। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो, पता नहीं उनको क्या, पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे ग्रुप डी के लिए 5-5 साल बाद पेपर, उसके बाद पेपर के ऐसे हालात, क्यों ना तुम्हें कोई कुछ कहे? भ्रष्टाचार खत्म करने का दिखावा करते हैं, है नहीं। यदि सख्त सजा देते ना इन पेपर लीक जो ये करते हैं इनको, तो पेपर लीक ना होते। लेकिन ठीक है, जिनके नाम आते हैं 3-6 महीने के लिए उन्हें रख लेंगे सलाखों के पीछे, फिर छोड़ देंगे, फिर वो बाहर आके वही काम करेंगे। हो रहा है सब कुछ। सत्यानाश इसमें किसका हो रहा है? हरियाणा के युवाओं का, उनके भविष्य का, उनके सपनों का, उनकी होप का मर्डर हो रहा है। बहरहाल, यदि आप लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो सत्ता में दोबारा आने का है, कुछ भी करके कैसे भी आया जाए। ग्रुप डी के बूते आ गए थे, अब ग्रुप डी के बूते दोबारा आने की कोशिश है। पेपर लीक की तो ये बात ही नहीं उठाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी चुप रहेंगे उसमें तो, क्योंकि वो वाली बात भी उठा दी
तो वो पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है ना, और आगे से आगे और भी बातें आ सकती हैं, खुल सकती हैं। साहिल हर क्या लिख रहे हैं, पहले पेपर लीक बहन जी, और अब नॉर्मलाइजेशन में घोटाला करेंगे, ये जैसे हरियाणा पुलिस में किए थे। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, मेंटली हरासमेंट कर रखी है इन्होंने। ये गलत नहीं लिख रहे हैं भाई, ये सच बात है। मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है इस समय हरियाणा का हर एक युवा, और मानसिक प्रताड़ना भी कई तरीके की है। पेपर की वेट करना, पेपर की लगातार तैयारी करते रहना, लेकिन पेपर का ना होना। तैयारी कर रहे हैं, पेपर हो नहीं रहा है, पेपर की डेट आ गई है, ये नहीं पता है कि पेपर होगा या नहीं होगा। पेपर में बैठ भी रहे ना, उस समय भी ये थॉट रहता है, हे भगवान पेपर लीक ना हो जाए। पेपर देके आ गए हैं तो सबसे पहले छानते हैं, जाके जल्दी से यूट्यूब देखते हैं, जल्दी श्वेता ढुल का चैनल देखते हैं, इसका देखते हैं, उसका देखते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ये पेपर में। सुनील सैनी, मैम चेयरमैन साहब चुप हैं। सब चुप रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, बोलने के लिए दम चाहिए होता है। और ये तो फिर भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इन्हें तो चुप रहना, इन्हें तो ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं ना। इनकी गलती कहाँ है? किसी की गलती नहीं है। गलती है जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है ना, यदि वो थोड़ा सख्त हो जाए तो सारा सिस्टम नीचे ठीक हो जाए। यदि वो ठीक हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री साहब से ही सीधा संवाद क्यों कर रही हूँ? सीधा हम भी संवाद करेंगे, ठीक है, वो सुने ना सुने। क्यों कह रही हूं उन्हें? इसलिए कह रही हूं क्योंकि यदि वो ठान ले, वो खींच दे सिस्टम को, वो ये जो सरगनाओं के नाम दोबारा दोबारा आए हैं ना, सख्त से सख्त सजा दे, तो नीचे क्या सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। वो मगरमच्छों को बचाना छोड़ दे। कैश फॉर जॉब स्कैम 1 हुआ, 2 हुआ, मगरमच्छ बच गए, छोटी छोटी मछलियां। कौन कौन फंसा? कंप्यूटर का डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे ऐसे बंदे। वो ये जिसने ठेका लिया है उस कंपनी का ठेकेदार भी नहीं कोई और, जो कुछ ना कुछ छोटा सा कर्मचारी होगा। ऐसे ऐसे लोग फंसते हैं। लगता है क्या कि ऐसे ऐसे लोग लीक करते होंगे? इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। लोहे के बड़े बड़े गेट्स के अंदर बंद रखते हैं पेपर्स को। वो कोई बड़ा मगरमच्छ ही इसे कर रहा होगा ना, इस काम को अंजाम दे रहा होगा, तो उसे क्यों छुपा रहे हो? उसे क्यों नहीं लेके आ रहे? सुशील अत्री, मोहम्मद बिन तुगलक है दीदी, ये बिल्कुल गलत नहीं है आपका कहना, क्योंकि हाँ, इनकी पॉलिसीज भी ऐसी सी हैं। सोनू कौशिक, सिस्टम खराब है। बिल्कुल सिस्टम खराब है, और सिस्टम ठीक कौन करेगा? सिस्टम ठीक करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या करना चाहिए सिस्टम ठीक करने के लिए? आप ये सोचो ना, देखो हम, देखो आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगी, हम लोग क्यों केवल ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कि ऐसा तो होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। ऐसी चीजों के में हम इतने फर्म बिलीवर क्यों हैं? आप जानते हो मैं कितनी आम इंसान हूं, खास खैर अब आप लोगों ने बना दिया है, लेकिन मैं भी कैंडिडेट ही थी, मैं भी एग्जाम ही दे रही थी, मैं भी एग्जाम से तंग आ गई थी कि भाई इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे तो HCS ही बनना है, मुझे तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में ही जाना है। नहीं जा पाई, 2 बार, एक एक 2 नंबर से फेल होना। 2 इंटरव्यू दिए मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज के। इंटरव्यू तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वहां तक पहुंच के भी फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि मैंने ये ठाना कि मैं नहीं रुकूंगी। मैं अगर अपना सपना जला रही हूं, आज हरियाणा सिविल सर्विसेज में मैं नहीं जा पा रही हूं और मैं अब नहीं बन पा रही हूं, तो मैं कुछ ना कुछ ठानती हूं जो मुझे करना ही है, क्योंकि मेरे को इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, इस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। शिक्षा दी है, अच्छा घर दिया है, मेरे माँ बाप अच्छे मिले हैं, मुझे प्रकृति ने अच्छा सब कुछ, सारा कुछ अच्छा दिया, मेरे बच्चे, मेरे अगला परिवार, सब कुछ, सारी चीज। तो मुझे पे बैक करना है, अधिकारी बन के नहीं तो किसी और तरीके से, अधिकारों के लिए लड़के ही सही। लड़ रही हूं, और इसी बीच सोच लिया कि चलो चुनाव भी लड़ूंगी। क्यों सोचा ये?
क्या हुआ, मेरी किसी से कोई साठ गांठ होगी, कुछ हो गया क्या, मुझे कोई प्रलोभन नहीं मिला होगा, या कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा किसी चीज का। लेकिन मैंने क्यों सोचा कि लड़ना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे एक उदाहरण भी बनना है सब आम घर के आम बच्चों के लिए कि हम यदि ग्रुप डी में जाने की सोच सकते हैं, ग्रुप सी में जाने की सोच सकते हैं, एचसीएस बनने की सोच सकते हैं, तो विधायक बनने की क्यों नहीं, सांसद बनने की क्यों नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हम अयोग्य लोगों को चुन के ऊपर भेज देते हैं। हम खुद क्यों नहीं जाते, हम खुद पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते, हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं। हमें डर किस बात का है। मुझे भी डर लगता था कि मैं जिस दिन बोलूंगी, जिस दिन कहूंगी या जिस दिन ऐसा सोचूंगी, उस दिन मेरे सारे साथी ये बोलेंगे कि देख ये तो इसके लिए कर रही थी। कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन मुझे भर भर के प्यार मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, आप सबका। और मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये चीज ना हरियाणा जैसे स्टेट के लिए, हरियाणा जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। यहां क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं आसपास के स्टेट देखती हूँ, यूपी में एक साल में दो सीट करवा लिए, इतने सारे भर्तियां हो रही हैं। पंजाब हम देखें कितनी सारी भर्तियां हो रही है, राजस्थान देखें, हर जगह हम देखें। ठीक है, हमें भ्रष्टाचार के इंस्टेंसेस भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहां तो भर्तियां ही नहीं हो रही, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहां तो सब कुछ प्रोसेस रुकी पड़ी है, बस एक तरफा अपनी खुद की तारीफ चले जा रही है, खुद की पीठ थपथपा रही है सरकार। पारदर्शिता, निष्पक्ष, पता नहीं क्या क्या सिर्फ बोलने बोलने में नहीं, एचएसएससी के बार, एचपीएससी के बार बोर्डों पे लिख दिया है पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार। कौन सा ईमानदार इंसान ये बोलता है कि मैं ईमानदार हूं? कभी चोर कहता है कि मैं चोर हूं, कभी वो कहता है ऐसी चीज, वो यही कहेगा मैंने चोरी नहीं की, मैं ईमानदार हूं। बोल के नहीं बताना पड़ता ईमानदार है कि नहीं है, आपकी करनी में दिख जाता है वो। इस सरकार की कथनी अलग है, करनी अलग है। ग्रुप डी का पेपर यदि लीक है तो मैं प्रकृति से कोई चमत्कार कर दे और इन चीजों को ठीक कर दे, उसकी प्रार्थना करूंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, गिद्ध बैठे हैं ऊपर, मगरमच्छ फिर से बच जाएंगे। छोटी छोटी मछलियां आएंगी, अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से हाथ धो बैठेंगी, फिर वो मगरमच्छ नई मछलियां ले आएंगे, फिर वही कहानी चलेगी। आज ग्रुप डी है, कल कोई पेपर होगा, फिर कोई पेपर होगा, किसी में गलत क्वेश्चन दे देंगे, किसी में गलत आंसर की बना देंगे, किसी में क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, किसी में पेपर लीक कर देंगे, कोई पेपर भर्ती रद्द कर देंगे, कोई भर्ती अगर कोर्ट में चलेगी तो वहां अपीयर ही नहीं होंगे, लेकिन बाहर अपने गुणगान गाते चले जाएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने पिछलों ने क्या किया, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। ये कहानी चलती जा रही है, ये कहानी बदलने की जरूरत है। ये कहानी युवा बदल सकता है। खड़े हो, विश्वास करो अपने ऊपर, खड़े हो और बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद।